नमस्कार, टाइम्स नाउ नवभारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। मोदी ने कंफर्म किया पाकिस्तान थर्ड स्ट्राइक से ही मानेगा। देश हो या बॉर्डर, मोदी 100% क्लियर, अग्निवीर देश हित में। आज करगिल दिवस पर पीएम मोदी फुल फॉर्म में दिखाई थी। पीएम ने द्रास सेक्टर पहुंचकर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी और फिर सीधे बॉर्डर से पाकिस्तान को ललकार दिया। पीएम ने दो टूक कह दिया कि मैं उस जगह से बोल रहा हूं जहां से आतंक के आकाओं को मेरी आवाज सीधे सुनाई पड़ रही है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं जब प्रधानमंत्री मोदी करगिल विजय दिवस में द्रास सेक्टर पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आतंक के सरपरस्त सुन ले, हर हाल में मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने 370 के बाद जम्मू कश्मीर में आए बदलाव की चर्चा भी की। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात का भी जिक्र किया कि 370 हटने का सकारात्मक बदलाव जम्मू कश्मीर में आया है। विकास की बयार बह चली है, लोग खुले मन से इस बदलाव को स्वीकार भी कर रहे हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी अग्निवीर पर खुलकर बोले। प्रधानमंत्री मोदी सैनिकों के बीच थे, लिहाजा अग्निवीर के मुद्दे पर विपक्ष जो सियासत कर रहा है, जो सवाल उठा रहा है, उस पर प्रधानमंत्री मोदी खुलकर बोले। पीएम ने अग्निपथ योजना को सेना की रिफॉर्म का जरूरी हिस्सा बताया और इसे लेकर विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगा दिया। पीएम मोदी ने विपक्षी नेताओं पर देश के युवाओं को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए यहां तक कह दिया कि उन्हें देश के सैनिकों की कोई परवाह ही नहीं है। आज इसी मुद्दे पर डिबेट, लेकिन पहले रिपोर्टिंग। दुर्भाग्य से राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े इतने संवेदनशील विषय को कुछ लोगों ने राजनीति का विषय बना दिया है। आज मोदी के शासनकाल में जो भर्ती होगा, क्या आज ही उसको पेंशन देना है क्या? उसको पेंशन देने की नौबत 30 साल के बाद आएगी। आतंक पर जबरदस्त प्रहार, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब, अलगाववादियों की खिंचाई और सेना से जुड़े संवेदनशील मुद्दों पर राजनीति करने वालों को चुन चुन कर जवाब। यही रहा करगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ के मौके पर जम्मू कश्मीर के द्रास पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी के भाषण का लब्बो-लुआ। पीएम मोदी ने आज एक तीर से कई शिकार किए, सरहद से सीधे पाकिस्तान को ललकारा। वो आतंकवाद के सहारे, प्रॉक्सी वॉर के सहारे अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने का प्रयास कर रहा है। लेकिन आज जब मैं उस जगह से बोल रहा हूं जहां आतंक के आकाओं को मेरी आवाज सीधे सुनाई पड़ रही है, मैं आतंकवाद के इन सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि उनके नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। आतंकवाद को हमारे जाबाज पूरी ताकत से कुचलेंगे, दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। मोदी के ये शब्द सुनकर यकीनन पाकिस्तान का ब्लड प्रेशर बढ़ गया होगा, क्योंकि मोदी वो नेता है जो बगैर सोचे समझे कुछ नहीं कहते। अगर वो कुछ कहते हैं तो उसके पीछे कोई रणनीति जरूर होती है। आतंक को परास्त करने की बात मोदी को क्यों कहनी पड़ी, अब इसे भी समझिए। असल में बीते कुछ दिनों में जम्मू कश्मीर में आतंकी एक बार फिर से एक्टिव नजर आ रहे हैं। इसी महीने की बात करें तो 7 जुलाई को राजौरी में आतंकियों ने हमला किया, जिसमें 1 जवान जख्मी हो गया। 8 जुलाई को कठुआ में आतंकी हमला हुआ, जिसमें 4 जवान शहीद और 6 घायल हो गए। 10 जुलाई को उधमपुर में फिर आतंकी अटैक हुआ, जिसे नाकाम कर दिया गया। 16 जुलाई को डोडा में आतंकी हमला हुआ, जिसमें 4 जवान शहीद हो गए। 24 जुलाई को भी राजौरी में आतंकी हमले में हाथरस का 1 जवान सुभाष चंद्र शहीद हो गया। जाहिर है आतंक की इन्हीं बढ़ती घटनाओं को लेकर विपक्ष हमलावर है। असल में कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद आतंकियों का लगातार सफाया हुआ है। आतंकी छटपटाए हैं, घाटी में विकास की धारा बह रही है।
मोदी सरकार साफ साफ कह चुकी है कि जब तक आतंक पर समूल लगाम नहीं लगती तब तक पाकिस्तान से बात नहीं होगी। लेकिन पाकिस्तान से बातचीत के हिमायती कश्मीरी लीडर्स के सुर अलग ही हैं। आजकल जम्मू के रीजन में ये बढ़ गया है। अभी आप देखिए डोडा में था, आज राजौरी में हुआ है फिर से, और एक सिपाही शहीद हो गया है। ये चीज़ें अफसोस की बात इस बात का है कि दोनों मुल्कों में ये कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि अमन आए। आपने फारूक अब्दुल्ला का यह बयान सुना। सवाल यह है कि क्या विपक्ष पाकिस्तान की भाषा नहीं बोल रहा? हिंदुस्तान में वो कौन है जो कश्मीर में अमन नहीं चाहता? क्या आतंक परस्त पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए? पीएम मोदी ने ऐसी सोच रखने वालों को भी जवाब दिया, साथ ही चुन चुनकर उन्हें भी सुनाया जो बार बार सेना के शौर्य पर, सेना में होने वाले रिफॉर्म पर सवाल उठाते हैं। नेताओं को सलाम करना, परेड करना, हमारे लिए सेना मतलब 140 करोड़ देशवासियों की आस्था। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी आर्मी में रिफॉर्म की बात करते हैं तो दूसरी तरफ बीते कई दिनों से सेना में अग्निवीर की भर्ती का मुद्दा विपक्ष का सबसे पसंदीदा हॉट टॉपिक बना है। राहुल गांधी समेत कई विपक्षी नेता संसद से सड़क तक अग्निवीर के मुद्दे पर बार बार सरकार को घेरने की कोशिश कर चुके हैं और कर भी रहे हैं। लिहाजा पीएम मोदी ने आज अग्निवीर से लेकर वन रैंक वन पेंशन तक जैसे सभी मुद्दों पर हो रही नॉन स्टॉप सियासत पर विपक्ष की जमकर क्लास ली। मैं तो हैरान हूं, कुछ लोगों की समझ को क्या हुआ है, उनकी सोच को क्या हो चुका है। ऐसा भ्रम फैला रहे हैं कि सरकार पेंशन के पैसे बचाने के लिए ये योजना लेकर आई है। मैं जरा ऐसे लोगों की सोच से शर्म आती है, लेकिन मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहता हूं, जरा कोई मुझे बताए, आज मोदी के शासनकाल में जो भर्ती होगा, क्या आज ही उसको पेंशन देना है क्या? उसको पेंशन देने की नौबत 30 साल के बाद आएगी, और तब तो मोदी 105 साल का हुआ होगा, और तब न भी मोदी की सरकार होगी। क्या मोदी जब 105 साल का होगा, 30 साल के बाद जो पेंशन बचेगा, उसके लिए मोदी ऐसा राजनीतिक है जो आज गाली खाएगा? क्या तर्क दे रहे हैं? पीएम मोदी ने कहा सेना में सुधार पर स्वार्थ की राजनीति हो रही है। अग्निपथ स्कीम से देश की ताकत बढ़ेगी। अग्निपथ का लक्ष्य सेना को युवा बनाना है। लेकिन पीएम मोदी के इस बयान पर कांग्रेस का रिएक्शन भी सामने आ गया। देखिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का ये ट्वीट, जिसमें उन्होंने पीएम पर ओछी राजनीति करने का आरोप लगा दिया। अग्निपथ योजना पर झूठ और भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। अपने लंबे चौड़े पोस्ट में खड़गे ने दोहराया कि अग्निपथ स्कीम को बंद करने की कांग्रेस की मांग कायम रहेगी। हालांकि अग्निवीरों को बीएसएफ और सीआईएसएफ में 10% आरक्षण की मंजूरी मिल चुकी है। हरियाणा के बाद उत्तराखंड सरकार ने भी राज्य की पुलिस और दूसरी सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता देने की बात कही है, लेकिन इसके बावजूद अग्निवीर पर घमासान थमता फिलहाल नहीं दिख रहा। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि अग्निवीर पर मचा सियासी घमासान कब थमेगा? अग्निवीर जैसे संवेदनशील मुद्दे पर सियासत कितनी जायज है? और सवाल सबसे बड़ा ये, क्या सेना को राजनीति से दूर नहीं रखा जा सकता? आज राष्ट्रवाद में इसी पर बहस, क्योंकि मोदी ने यह साफ कर दिया है कि वोट बैंक के लिए सेना पर सियासत उन्हें कबूल नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो आज करगिल विजय दिवस, सबसे पहले वीर शहीदों को श्रद्धांजलि, सैनिकों को नमन जो बॉर्डर से हमारे देश की सुरक्षा करते हैं। अब परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। शारजाह इल्मी भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता मेजर जनरल अश्विनी सिबात जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। नीलोफर मसूद जी कांग्रेस पार्टी के नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता, माफ करिएगा। जगदीश शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के नेता, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जगदीश जी, मैं आपसे शुरू कर रहा हूं। आप लाख अग्निवीर पर बोलते रहिए कि यह सैनिकों के साथ धोखा है, आप लाख अपनी पॉलिटिक्स के लिए सेना को बीच में घसीटते रहिए, लेकिन पीएम मोदी कह दिए हैं कि रिफॉर्म है, जारी रहेगा, और अग्निवीर युवाओं के साथ धोखा नहीं, सेना के रिफॉर्म का हिस्सा है। राकेश पांडे जी, मैं सोच रहा था कि आपको मुझसे शुरू करना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी कहीं फंस गए हैं। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं आज पेंशन ना देंगे, 30 साल बाद देने, आज थोड़ी देने, मेरे वो क्या लालच।
तो प्रधानमंत्री जी 3 गुना जो कर्जा देश में ले लिया, जो 70 साल में पिछली सरकारों ने लिया है, आपने तो देना नहीं, आपको क्या लालच। और कहने के प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं मैं आतंकवादियों के मंसूबे जो है वो पूरे नहीं होने दूंगा। भाई वो तो हर बार कह रहे हैं, 10 साल से कह रहे हैं हम सुन रहे हैं, उनके मंसूबे तो रोज पूरे हो रहे हैं। हमारा जवान तो रोज कंधे पे आ रहा है, रोज कंधे पे आ रहा है, हर आदमी परेशान है। कैसे डरा? और कह रहे बॉर्डर से बोल रहा हूं। अरे भाई आप घर से भी बोल लो, वो कौन सा आपसे डर रहे हैं? जब उनको पता है कि आप बिरयानी खाने बिना पूछे उतर गए थे, बिना उसके उतर गए थे पाकिस्तान में, तो उनका डर खत्म होगा। प्रधानमंत्री जी अब देश आपको सीरियस नहीं लेता, आप कुछ बोलिए। रही अग्निवीर की बात, अग्निवीर की किसी भी एक सच्चे फौजी से पूछ लीजिए, वो कह रहा है उसका बड़ा अफसर कह रहा है ये फौज को कमजोर कर दिया है। अग्निवीर के लोग 4 साल बाद मैं पूछ लूंगा, और यहाँ पर सिबाज जी मौजूद हैं, उन्हीं से पूछ लूंगा। और मैं मानता हूं कि आप उन्हें सच्चा फौजी ही मानते होंगे। एक सेकंड मैं पूछ लूंगा, लेकिन चूंकि आप राकेश, चलिए बोलिए राकेश पंडित जी, 1 मिनट बोलिए। राकेश एक मिनट। जब अग्निवीर का जो फौजी 4 साल बाद रिटायर हो जाएगा, बेरोजगार हो जाएगा, उसको रसिया उठा लेगा, पाकिस्तान उठा लेगा, अमेरिका उठा, उसको सारे राज पता होंगे, अरे चला जाएगा। तो हमारी इतना बरगलाइए नहीं। हरियाणा सरकार ने, यूपी की सरकार ने अब से थोड़ी देर पहले ऐलान कर दिया है, उत्तराखंड में ऐलान हो चुका है सर, सीआईए से बीएसएफ ने ऐलान कर दिया है आरक्षण का। सर या तो आप धरातल पर सच्चाई को स्वीकार करिए, और नहीं स्वीकार करते हैं तो राष्ट्रवाद में मैं स्वीकार करवा देता हूं आपको। अब सुनिए सर, सुनिए, आप कह रहे हैं कि सैनिकों को कौन कितनी गंभीरता से ले रहा है। मैं 3-4 बातें कोट करता हूं, गलत होगा कहिएगा, आगे मैं शिवाजी का रुक कर जाऊंगा। फरवरी 2019 पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही थी, राहुल गांधी मोबाइल में व्यस्त थे, तो ये क्या था, इस पर भी बोलिएगा। दिसंबर 2022 आज तक उनकी इंक्वायरी, चीन हमारे जवानों की पिटाई कर, तो बोलिए ना कि मोबाइल नहीं था, कुछ और था, एआई का वीडियो था, क्यों नहीं आप लोगों ने आज तक खारिज कर दिया? चीन हमारे जवानों की पिटाई कर देता है, ये राहुल गांधी का स्टेटमेंट है। अग्निवीरों को सरकार जूते मारकर निकाल देगी, ये राहुल गांधी ने कहा है। कह दीजिए कि नहीं कहा है। यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा सरकार, सीआईए से बीएसएफ सबने ऐलान कर दिया आरक्षण का। आप कह रहे हैं कि जूते मारकर निकाल दिया जाएगा। ये भाषा आप एक सैनिक के लिए इस्तेमाल करते हैं। और सुनिए सर, एक चीज और, सर्जिकल एयर स्ट्राइक इस देश ने देखा, सेना ने डिक्लेयर किया। नहीं सर, मैं अच्छा हूं बुरा हूं, आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए सर, आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। कई कांग्रेसी नेताओं ने कहेंगे, नाम गिनवा दूंगा, सर्जिकल एयर स्ट्राइक के सबूत मांगने वाले बयान दिए। अब बोलिए। राकेश पांडे जी, आपने अच्छा क्या पुलवामा का नाम ले दिया। उस माँ बहन बेटी से पूछो जिसका बेटा जिंदा जला दिया और आज तक जांच नहीं। क्या हमारी सेना इतना कमजोर थी कि आतंकवादी हमारे घर में घुस के मार देंगे? इस पर भी सवाल करना चाहिए आपको। क्या आप प्रधानमंत्री से पूछ सकते हैं? नहीं, इस पर मैं एक सवाल और कर देता हूं। सुनिए, जगदीश जी, इस पर एक सवाल और कर देता हूं। आपने पुलवामा की बात आगे बढ़ाना चाहते तो मैं बढ़ा ही देता हूं। राहुल गांधी ने पुलवामा को क्या कहा पता है? कार धमाका। पुलवामा आतंकी हमले को कार धमाका कहा राहुल गांधी ने। धमाका हुआ, सबने देखा। आतंकवादी हमले को आतंकवादी धमाका कह देंगे आतंकी हमले को। जगदीश जी, अरे कार से धमाका हुआ भाई। अरे भाई कार से धमाका, कार से धमाका कर दिया, कमाल कर दिया। कार रुकी नहीं। अच्छा, और आगे बोल जाइए, आप अपनी जेब में एक चक्कू ले जाइए। हमारे जवान, जगदीश जी, मैं कुछ ज्यादा तैयारी करके आता हूं, आप शायद थोड़ा सा उसको अंदाजा नहीं लगाएंगे। मैं शाजिया 10 सेकंड और दे दीजिए। शाजिया 10 सेकंड और दे दीजिए। नहीं जी, सुनिए सर, सिर्फ जो है, अरे सर सुनिए ना जगदीश जी, तो तैयारी किया करिए सर। सिर्फ पुलवामा आतंकी हमले को कार धमाका नहीं कहा, कश्मीर को उग्रवाद प्रभावित राज्य बताया। आतंक प्रभावित राज्य नहीं, उग्रवाद प्रभावित। तो ये इस तरीके से आप लोग आगे बढ़ेंगे सर। देखिए भाई, मैं बता रहा हूं ना, मैं तैयारी करके नहीं आता, तो तैयारी करके आते, पर सच्ची तैयारी करके आइए। नहीं सर, मैं सच्ची तैयारी करके आता हूं। इस देश के सैनिकों के लिए तैयारी करके आया। शाजिया एक रिप्लाई, फिर मैं शिवाजी का रुख करूंगा। ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो मैं शुरुआत करने से पहले, कुछ भी बोलने से पहले अपने हमारे जितने भी शहीद और हमारे जवान हैं उनको नमन करती हूँ। और उसके बाद में कहना चाहूंगी, बहुत ही आज एक अहम दिन है और हमें जानना चाहिए कि कारगिल समीक्षा समिति की क्या रिपोर्ट रही थी और उसमें क्या कुछ कहा गया था। उसमें खास तौर से ये कहा गया था कि हमारे जितने भी जवान हैं उनको युवा और फिट रहना चाहिए। 17 साल की जो रंगीन सेवा है उसकी वर्तमान प्रथा के बजाय रंगीन सेवा को 7 से 10 साल की अवधि तक कम करना उचित होगा। उसके बाद उन अधिकारियों और पुरुषों को यहाँ सेवा के लिए मुक्त किया जाएगा।
पुराने कैडरों के नियमित पुलिस में भेजा जा सकता है या राष्ट्रीय सेवा कोर में शामिल किया जा सकता है। तो ये रिपोर्ट के ये केंद्र बिंदु उसके रहे थे। अब हमारे भाई साहब जगदीश जी जो कुछ कह रहे हैं, भाई साहब दुनिया ने देखा है और सुना है सबने, राहुल गांधी की क्या सोच थी उरी को लेकर, पुलवामा को उन्होंने क्या कुछ कहा, सर्जिकल स्ट्राइक्स को लेकर और एयर स्ट्राइक्स को लेकर, उनके क्या संबंध और उनके परिवार के रहे हैं चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ, और किस तरह का उन्होंने करार साइन किया है वो भी सब जानते हैं। उन्होंने क्या किया है डोकलम में और किस तरह से मजाक उड़ाया है हमारे सैनिकों का और कहा है कैसे हमारे सिपाही पिट रहे हैं, ये कहा है, जबकि सच बिल्कुल विपरीत था। तो राहुल गांधी की तो आप कम ही बात कीजिए अगर आप बात कर रहे हैं हमारी सेना की, क्योंकि हमारे सेना के मनोबल को जितना कम करने की कोशिशें और जितना उनको परेशान हाल अवस्था में दिखाने की कोशिशें की है राहुल गांधी ने, वो दुनिया जानती है। बोलिए। वो दुनिया जानती नहीं, मैं सुनूंगी नहीं, मैं सुनाऊंगी उनको। जगदीश जी आपने बहुत देर तक बहुत सारी बातें कही हैं जो आपको भी शायद समझ में नहीं आ रही होंगी, तो शायद दुनिया बहन जी पिछले बात को सुनिए जगदीश जी, जवाब ले लीजिए ना, अब जवाब ले लीजिए। अग्निवीर पर जो आप जो है राजनीति कर रहे हैं वो बिल्कुल ही गलत है, और मुझे लगता है आप अपने ही देश के खिलाफ सिर्फ राजनीति करने के लिए आप जो है अपने ही देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, और इससे आपको बाज आना चाहिए। जगदीश जी सर आप सुन ही रहे हैं, और आपने सच्चे सैनिकों की बात की, तो एक बार रुकिए सर। आज तो शिवाज जी को सैल्यूट करते हुए मैं उनके पास जा रहा हूं। एक मिनट थोड़ा सा समय दीजिए शिवाज जी। एक तो सैल्यूट आप जैसे सैनिकों को जिन्होंने इस देश की रक्षा की है। सर आऊंगा सर, आप ही के पास रहूंगा, तनाव मत लीजिए, आप ही के पास रहूंगा। इन्होंने सच्चे सैनिकों की बात की। कांग्रेस पार्टी कहती है, विपक्ष कहता है अग्निवीर सरकार की योजना है, सेना की नहीं है। अग्निवीर को जिस तरीके से लेकर स्टेटमेंट है, एक बतौर सैनिक बताइए आपके दिमाग में, मन में, जहन में क्या है? हाँ राकेश, बिल्कुल देखो, मैं बिल्कुल पॉलिटिक्स से दूर सच्चाई की तरफ, कि भाई ये सच्चाई है कि सुब्रमण्यम कमेटी कारगिल की लड़ाई के बाद उसने 2 मेन रिकमेंडेशन डाली थी। एक तो थी कि भाई जो यूथ प्रोफाइल को आप लाएं फौज में, मतलब कि जो आपकी एवरेज एज 32 साल थी उसको घटा के 25-26 साल करें, और दूसरा था कि कैपिटल फंड में पैसा जो है वो जाता है, नहीं रहता, वो रेवेन्यू फंड में चला जाता है, पे पेंशन, तो कहीं ना कहीं मॉडर्नाइजेशन में प्रॉब्लम है। ये गवर्नमेंट अग्नि पथ स्कीम लेके आई, एक अच्छी बात है कि इससे एज प्रोफाइल कम होगा, मगर मुझे लगता है कि 3-4 इसके अंदर रिकमेंडेशन हैं जो कि चेंज, और मुझे लग रहा है गवर्नमेंट इसको चेंज कर रही है कि पहला तो यह 25% कम है, इसको 50 से 60% किया जाए, और मुझे लगता है गवर्नमेंट ने कई बार ये इशारा किया कि इसकी तरफ हम देख रहे हैं। दूसरा जो मेन मुद्दा है कि जो सभी मानेंगे, और मुझे लगता है गवर्नमेंट उसकी तरफ ध्यान दे रही है, कि जब 4 साल में कोई अग्निवीर अगर शहीद हो जाता है लाइन ऑफ ड्यूटी पे एलओसी और एलएसी में, उसको भी एक आप रेगुलर सोल्जर की तरह मान के उसको एक फैमिली पेंशन वगैरह दें। देखो गोली पहचानती नहीं है कौन रेगुलर सोल्जर है कौन अग्निवीर है, ये भी ऐसा लगता है गवर्नमेंट ने बहुत बार बोला है कि हम इसकी तरफ ध्यान देंगे, क्योंकि वो पायलट प्रोजेक्ट की तरह चल रहे हैं कि 3-4 साल में अगर हमने कुछ सीखा तो हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज राकेश क्या है कि जो 7 साल है, जो 4 साल हैं वो थोड़े से कम है, बिकॉज 1-2 साल उसको ट्रेनिंग मिल जाते हैं और फिर उसके बाद वो चला जाएगा। ये भी गवर्नमेंट बड़े ओपन माइंड से सोच रहे। मैं ये कह रहा हूं राकेश, मेरा एक ही चीज है, मैं ये कहता हूं कि जो चाहे हमारी गवर्नमेंट एक पॉजिटिव माइंड से इस पॉलिसी को लेकर आई है, और जो ऑपोजिशन जो पॉइंट रेज कर रही है उसको भी आप कंस्ट्रक्टिव तौर पर ले लो, क्योंकि सच्चाई है कि भारत की फौज को कैसे लें। शिवाजी मैं आपको रोक रहा हूं सर, कंस्ट्रक्टिव कैसे लें जब कांग्रेस के नेता ये कह दे कि अग्निवीरों को सरकार जूते मारकर निकाल देगी, भाषा होती है क्या? ऐसा बिल्कुल गलत है। अगर ऐसा दूसरी बात लिया जाए, अग्निवीर में आपने एक बात ठीक कही कि भाई ये स्कीम आई है, इसमें ये रिफॉर्म करिए। कांग्रेस पार्टी जगदीश जी ये बैठकर कहते, पूरा विपक्ष ये कहता कि ठीक है आप योजना लेकर आए लेकिन ये कमियां हैं, इसको दुरुस्त कर दीजिए, ये 4 साल की बजाय 6 साल कर दीजिए, इतना फंड मिलना चाहिए, ये सुविधाएं मिलनी चाहिए, ये समझ में आता है, लेकिन कहिए जूते मारकर निकाल देगी। राकेश एक चीज बोलने दो मेरे को, ये एक गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छी चीज इसने कहा कि भाई आप जो भी अब जॉब हो गए, मान लो 50-60 होते हैं, 50
50% बाहर जाते हैं, तो आप उसको सीएपीएफ में ले, क्योंकि वो वेल ट्रेन्ड है, मोटिवेटेड। वही मैं ये मानता हूं, गवर्नमेंट ने बोला कि भाई नोटिफिकेशन इश्यू करो सीएपीएफ, और यही नहीं, पुलिस में भी भर्ती होंगे। विन विन सिचुएशन है, ट्रेंड आदमी है, एक्सपीरियंस है। तो मैं ये कहता हूं राकेश, इसको पॉजिटिव लेकर चलो, इसके अंदर हम क्या पॉजिटिव चेंज कर सकते हैं। जगदीश जी आपसे कुछ कह रहे हैं, एक सच्चे सैनिक की आवाज सुनी आपने जगदीश जी, और क्या अब आप ये मानेंगे कि ये जूते मारकर निकालने वाली बात गलत हो गई? ऐसे सच्चे सैनिक, एक मिनट अश्विनी जी, पहली बात तो मेरे पास 10 जनरल मेजर हैं जो मेरे से बात हुई है, वो कहते भी कमजोर हुई। आप सुन लीजिए जरा, थोड़ा बोलने दीजिए। मतलब शिवाजी ने गलत कहा, पूरी नौकरी नहीं दी इसमें, मतलब शिवाजी ने गलत कहा? अरे घर तक की जिम्मेदारी नहीं, मैं मेरी सुन लीजिए, मैं कह रहा हूं सरकार मतलब की बात करूंगा, थोड़ी ये पॉलिसी लाए हैं, वो तो सरकार लाई है। शिवाजी ने गलत कहा, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं। रिकमेंडेशन जो भाई, ये तो शिवाजी जाने पर नहीं क्यों, आप बताइए ना सर। हमारे फौजी कह रहे हैं पक्की नौकरी दो। शिवाजी फौजी नहीं है, जब आदमी फौज में जाता है। शिवाजी फौजी नहीं है, आप लगाइए एक मिनट जगदीश जी सुनिए ना सर, शिवाजी फौजी नहीं है, मैं जो इनके सीने पर मेडल साहब को नहीं दिख रहे हैं। नहीं, एक मिनट जगदीश जी, इनके सीने पर मेडल साहब को नहीं दिख रहे हैं, ये आपको सच्चे फौजी नहीं दिख रहे हैं। फौज में कहते हैं नहीं, ये सरकार का। अरे रुकिए ना भाई, मेरी बात सुन लीजिए ना सर, आप ही के पास आपने कहा कि 10 और लोगों से बात हुई है, मैंने आपसे पूछा शिवाजी ने गलत कहा, शिवाजी आपको सच्चे सैनिक नहीं दिख रहे, इनके सीने पर मेडल्स नहीं दिख रहे? अगर कोई, मेरी बात रखे, अमेंडमेंट अगर कोई चाहिए, मुझे अमेंडमेंट अगर चाहिए करा लो, करानी चाहिए। मैं ये कहता हूं आज भी कि नाम नमक निशान कुछ रिकमेंडेशन होनी चाहिए, 25 से 50-60% होना चाहिए। जो जवान 4 साल में शहीद हो जाता है उसको सब कुछ मिलना चाहिए, बहुत जरूरी है। और तीसरा है 4 साल कम है, कम से कम 7 साल होनी चाहिए। और उसके बाद नाम नमक निशान, हम ये कहते हैं कि जो सीएपीएफ में 100% होनी चाहिए, उसके लिए नोटिफिकेशन। ये कंस्ट्रक्टिव बात है, मेरा मतलब ये सुधार होने चाहिए, ठीक है, सरकार तैयार भी है, कमिटी भी उस पर विचार कर रही है। जगदीश जी, तो कंस्ट्रक्टिव का मतलब नहीं होता है कि जूते मार दिया जाएगा। तो है ना, तो कहिए ना सर, आप ये बोलिए ना, ये थोड़ा नहीं कहेंगे कि जूते मार कर निकाल दिया जाएगा। ये भाषा गलत है सर, यही बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। नीलोफर जी, मोदी जी ये नीलोफर जी के पास जाने दीजिए, नीलोफर जी के पास जाने दीजिए। नीलोफर जी, प्रधानमंत्री मोदी की एक लाइन द्रास सेक्टर पर खड़े होकर कि मेरी आवाज आतंक के आकाओं को सुनाई दे रही होगी, कैसा लगा? ठीक लगा ना? बढ़िया ललकारा पीएम मोदी ने। देखिए राकेश जी, मुझे लगता है आज आपके माध्यम से उन वीर शहीदों को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं जिन्होंने अपनी जानें न्यौछावर की। और कारगिल विजय दिवस आज हम मना रहे हैं, मैं सब फौजी भाइयों को मुबारकबाद देती हूँ, साथ में सब जितने भी देशवासी हैं। देखिए, जहां तक आपने अग्निवीर की बात की, नहीं मैं अग्निवीर पर आऊंगा। मैडम मेरा सवाल पहला कुछ नहीं, मेरे सवाल से एक मिनट रुक जाइए ना। मैं जो सवाल पर आया वो पहली लाइन पर आ जाइए कि जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आतंक के आकाओं को मेरी आवाज सुनाई दे रही होगी, पाकिस्तान स्टेट स्पॉन्सर्ड किस तरीके से टेरर यूज करता है, ठीक है, ये लाइन आपको ठीक लगी ना? अच्छे से ललकारा पीएम मोदी ने, इस पर मैं आपको सुनना चाहता हूं। क्या मतलब है राकेश जी, मुझे आप समझा दीजिए, स्टेट स्पॉन्सर्ड का क्या मतलब है? आपको नहीं पता है? आप मुझे समझा दीजिए ना, क्या स्टेट स्पॉन्सर्ड? आपको नहीं पता? कौन स्टेट में आप किसको ले रहे हैं? मैं पूछ रहा हूँ, आपको नहीं पता है? मैं पाकिस्तान के लिए स्टेट स्पॉन्सर्ड, यस, पाकिस्तान यहाँ पर आतंकी भेजता है, ये स्पॉन्सर्ड करता है पाकिस्तान। अगर आपको ये बात नहीं समझ में आती है नीलोफर मसूद, आपको ये बात नहीं समझ में आती है? देखिए, मुझे हर कोई बात समझ में आती है, मुझे टॉपिक पर बात करनी है। रुक जाइए जगदीश। पहले ही आप अग्निवीर की बात कर रहे थे, मुझे बता दीजिए आप। नहीं मैडम, मैं अग्निवीर के मुद्दे पर बातचीत कर रहा था और प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान को कैसे ललकारा उस पर भी बातचीत कर रहा था। अगर आपने रिपोर्ट देखी होगी तो मैं आपसे क्यों बुलाते? नहीं मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ। की बात आपने सुननी नहीं, आप डिबेट पर क्यों बुलाते हैं? मैं आपसे आपकी पूरी बातचीत सुनूंगा। राकेश जी, प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान को जो ललकारा उस पर बोलिए। फौज में आता है कि मुझे अपनी पूरी जिंदगी अपने देश के लिए निछावर करनी है ताकि मेरी फैमिली भी पीछे से सिक्योर रह चुके। उन जवानों का क्या जो 4 साल के बाद आप रिटायर कर रहे हैं, उनको निकाल रहे हैं, फिर 25% उनमें से 25% को प्रायोरिटी दे रहे हैं, 75% का क्या वो करप्शन का निशाना नहीं बनेंगे? मैडम मुझे बता दीजिए। मैडम सुनिए ना, मैंने आपसे पहले ही कहा कि मैंने आपसे अग्निवीर का सवाल नहीं किया। करप्शन फ्री चीज मैडम, मैंने आपसे अग्निवीर का सवाल नहीं किया। कैसे एडजस्ट? आपसे मैंने अग्निवीर का सवाल नहीं किया मैडम।
मैंने पूछा कि पाकिस्तान को जैसे पीएम ने ललकारा वो आपको ठीक लगा कि नहीं लगा? कलेजे को सुकून मिला कि नहीं मिला? ये समझ में आया कि नहीं कि जल्दी तीसरी स्ट्राइक हो सकती है? अगर प्रधानमंत्री जी हमारे देश के दुश्मनों को कोई संदेश देते हैं उस पर तो हर एक नागरिक को खुश होना चाहिए। हाँ। क्या आप मुझे अपना नागरिक नहीं समझते इस देश का? समझता हूं। मुझे खुशी नहीं होगी? मैं बिल्कुल समझता हूं। मैं अपनी खुशी होती है जितनी आपको खुशी हो रही है, जितनी आपको खुशी हो रही है। ठीक 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 ठीक। लेकिन उसके साथ साथ कुछ स्टेप्स उठाने की भी जरूरत है। आप देख लीजिए एब्रोगेशन के बाद जो सर्च जम्मू में हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्यों हमारे जवान जो है 50 से ज्यादा शहीद हो गए इन 2 मंथ्स में? तो मैडम मैंने इसलिए ये सवाल आपसे पूछा था, इसलिए सवाल आपसे पूछा था क्योंकि आपकी पार्टी के नेता रहे बशीर अहमद कहते हैं पाकिस्तान हमसाया मुल्क है, उससे बातचीत करें, हमला रोकने के लिए पाकिस्तान से बात करें। करनी चाहिए। हमारा आधा हिस्सा उसके पास है, आधा चाइना के पास है, हर कोई आधा आधा लेकर बैठा हुआ है। हम उससे बात नहीं करेंगे, वापस अपना जो हिस्सा है वो नहीं लेंगे तो और क्या करेंगे? और क्या करेंगे? नहीं, आप बड़ी देर तक शाजिया बहुत देर तक इन्होंने मेरे सवाल को टाला, आखिरकार बोल गई। बिल्कुल, आप ही देखिए कितनी पैतरेबाजी का इस्तेमाल किया हमारी बहन ने, लेकिन एक बार भी खुलकर और साफ गोई से इसका जवाब नहीं दिया। हम कहना चाहेंगे इस वक्त, हम इनसे कहना चाहेंगे वो कहीं ना कहीं जीरो पर आ गई थी। वो कैसे आ गई थी? वही आप देखिए, मैं सुन रही हूँ आपकी बात को। एग्रीमेंट नहीं हुआ, जब चाइना से बात हो सकती है, जो हमारे देश के अंदर हमारे यूपी के अंदर आ गए, जब उनसे आपा जान आपने बहुत सारी बातें की। आपने लगातार कहा कि पाकिस्तान के साथ बातचीत कितनी जरूरी है, पाकिस्तान और चीन ने हमारे साथ क्या किया, लेकिन एक बार भी आपने हमारे सरकार और हमारी सेना के लिए एक भी बात जो काबिले तारीफ होती वो नहीं कही। जहां तक बात होती है हमारी सेना और सरकार की, क्योंकि सुनिए जो सच बोले वो आप सुनने के लिए मैडम तो सच ये है, मैडम शाजिया थोड़ा सा समय कम है, मैडम तो सच ये है नीलोफर जी कि अगर आतंकी गोली चलाएंगे तो गोली का जवाब गोली से देंगे। शिवाजी जी जैसे जो सैनिक वहां पर खड़े हैं फूल माला नहीं पहनाएंगे उनको, यही सच है। जगदीश जी बोलिए, 10 सेकंड अपनी बात रख लीजिए, फिर मैं शिवाजी से। राकेश पांडे जी ले लो जल्दी 10 सेकंड। राकेश जी प्रधानमंत्री आते रहते हैं जाते रहते हैं, भारत रहना चाहिए। आपने कहा कि पाकिस्तान से आतंकवादी आते हैं, आप सवाल तो राहुल गांधी से कि तो प्रधानमंत्री क्या किस लिए गए थे? बात ही करने गए होंगे ना। आप कहते बात भी नहीं होनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है आतंकी कहीं और से सवाल में आप खुद ही फंसे जा रहे हैं? नहीं जगदीश जी, अरे आपने कहा कि मैंने कहा कि पाकिस्तान से आतंकवादी आते हैं, आपको क्या लगता है कहीं और से आते हैं क्या आतंकवादी? फिर मेरा सवाल यह कि प्रधानमंत्री से पूछो वो जहाज उतार के क्यों गए थे? तो सर इसके आगे सवाल पूछूंगा तो आप उसका जवाब नहीं दे पाएंगे, यकीन मानिए। एक क्लोजिंग कमेंट शिवाजी। देखो सच्चाई है राकेश, पाकिस्तान एक स्टेट टेररिज्म का गढ़ है और वो आतंकवादी भेजना बंद नहीं करेगा। जब से उसने देखा है कि कश्मीर घाटी के अंदर अमन शांति आ गई है, वो चाहता है इलेक्शनों में दखल अंदाजी हो। साउथ और पीर पंजाल के अंदर उसने एक्टिविटी करना क्या चाहिए? 2 बातें बताऊंगा। एक तो ये जो एक तो सीज फायर जो है उसको एब्रोगेट करे, पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान की आर्मी है। मैं और टाइम ओवर हो रहा है सर बस इतना ही है। आपने जो बात कही कि लचीला रुख नहीं होना चाहिए, भारत सरकार उसी एजेंडे पर है और सैनिकों को खुली छूट है।